अच्छा जी, एक ट्रेडिंग बिजनेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस में आपको एक ही तरह की इन्वेंटरी नजर आएगी, दैट इज फिनिश गुड्स। ऐसा यही हम खरीदेंगे, यही हम उठा के बेचेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास इन्वेंटरी होगी 3 टाइप की, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास इन्वेंटरी रॉ मटेरियल भी होगा, ठीक है जी, जो हमने अभी रखा हुआ है जनाब इस चीज के लिए कि हमने अभी प्रोडक्शन करनी है। WIP जो ऐसे फिनिश गुड्स होंगे जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, और हमारे पास और क्या होगी जनाब, फिनिश गुड्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, हम इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, हम इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। हम इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो अब आपने इफेक्टिवली तीन किस्म की इन्वेंटरीज कवर करनी है इस चैप्टर में। फिनिश गुड्स चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का हो चाहे ट्रेडिंग बिजनेस का हो, और रॉ मटेरियल किसका, ट्रेडिंग बिजनेस का, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। WIP हम यहां कवर नहीं करेंगे, WIP के लिए सेपरेट चैप्टर है हमारे पास, किस नाम से, प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से। जी अच्छा, ये कॉपी कर लो जल्दी स्पीड बता के, हमारे पास एक स्कोप आ जाएगा हमारे पास चैप्टर में है क्या, ठीक है। मॉक 2 का सॉल्यूशन मैं भी दे देता हूं, मेरे पास पड़ा हुआ है, सुबह मैंने आपके जो है वो चेकर को दिया, आपको भी दे देता हूं आज। मॉक 3 मैंने बनाया, मैं आपको फिर बता दूं, ओवरहेड्स जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की एंट्रीज देख के आना, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने उस पर एक अच्छा सवाल बनाया और उसमें मैंने कुछ टच दिया ओवरहेड्स का भी, ठीक है। यानी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड्स है, ठीक है, ताकि तुम्हें तुम्हारा टॉपिक रिकॉर्ड रहे, चीजें तुम्हें आ रहे हैं। लेबर के चैप्टर में आई होप आप लोगों ने लेक्चर उसके कवर कर लिए होंगे। लेबर के चैप्टर में मैंने एक डिसीजन मेकिंग अंदर मिक्स किया, ठीक है, कि भाई इस तरह का लेबर पिक करें, इस तरह का लेबर पिक करें, इस तरह का हमने एक सवाल बनाया, ठीक है। इस दफा मैंने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें मिक्स यील्ड वेरिएंस नहीं पूछा, स्टैंडर्ड वेरिएंसेस पूछे नॉर्मल, ठीक है। बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन को एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आपने वो करना है, रिकंसाइल करना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में इस दफा लास्ट टाइम मैंने क्या पूछा था आप लोगों से, लिमिटिंग फैक्टर पूछा था, नहीं लास्ट टाइम लिमिटिंग फैक्टर पूछा है। अच्छा, इस दफा मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग पूछूंगा, ठीक है। और रेलेवेंट कॉस्टिंग एक अच्छा सवाल जो है वो सेट कर लेते हैं, एक का सवाल ये मैंने बनाना है। और ब्रेक इवन में खुला चैप्टर है, उसमें से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आए मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा प्लीज। सर हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग बिजनेस की। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो होती नहीं है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर हम स्टॉक को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें, स्टॉक की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए जी, क्या होनी चाहिए वैल्यू सर? सर इनिशियली क्या वैल्यू होनी चाहिए? इनिशियली होनी चाहिए जनाब परचेज कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन, ऐसा? सर आपने एक तो परचेज कॉस्ट लेनी है, उसमें आपने सब चीजें ऐड करनी, कौन से खर्चे? सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ठीक है जी, रास्ते के फ्रेट का खर्चा, कस्टम ड्यूटीज, ये सारी भी मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा, ठीक है जी। ये सारे खर्चे आपने ऐड करने, आपके बन जाएगी इन्वेंटरी की इनिशियल वैल्यू। ये बात समझ आती है? ये क्या जनाब, इन्वेंटरी की इनिशियल वैल्यू। फिर सर सब्सिक्वेंटली इन्वेंटरी वैल्यू होगी किसके ऊपर? इसी कॉस्ट के ऊपर जो आपने भी कैलकुलेट की है, इसी कॉस्ट के ऊपर। और एनआरवी विच एवर इज, ऐसा है, आपने इनिशियली इसको रिकॉर्ड करना है किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। और फिर उसके बाद आपने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, तो क्या मैं सारा टाइम बैठ के एनआरवी वैल्यू करता रहूंगा चीजों की, हैं? भाई आपने कहा ना सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या है, आपने रिकॉर्ड किया, उसके अगले दिन से क्या एनआरवी लेके बैठ जाऊंगा, चेक करता रहूंगा किसकी एनआरवी कम है किसकी ज्यादा। नहीं सर, ऐसा नहीं करते हम। आम तौर पे ये एक्सरसाइज करते हैं साल के एंड में, महीने के एंड में, जब हमने रिपोर्टिंग करना होती है, ठीक है जी। तो याद रखना, एकदम इन्वेंटरी रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्डेड रहती है, फिर उसमें से जो बिक रही होती है। लेकिन सर जो साल के एंड में बच जाती है, हम ये एनआरवी टेस्टिंग उसी की करते हैं। ये बात समझ आती है? किसकी करेंगे एनआरवी टेस्टिंग? जो साल के एंड में बची हुई, हम उसको उठा के चेक करते हैं उसकी कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से क्या चीज लोअर है। ये बात में बैठती है। अब बताएं जी, इन्वेंटरी को हमने रिकॉर्ड करना है किस पे, परचेज कॉस्ट के ऊपर, और फिर उसमें क्या करना है, क्या ऐड करना है सर, ऑल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू प्रेजेंट लोकेशन, ऐसा? यानी यहां तक इन्वेंटरी को गोडाउन तक लाने में जो खर्चा है वो सारा हमने उसमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ये बात समझ आती है? अच्छा, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, ये नेसेसरी कॉस्ट जनरली क्या होती है, मुझे एक बात बताएं, सोचें, मैंने इन्वेंटरी खरीदी तो सर मैंने परचेज प्राइस पे की होगी, ऐसा? परचेज प्राइस मेरी जेब से जाएगी तो मेरे लिए खर्चा सर एक, अज्यूम करें मैंने 5 लाख रुपए की इन्वेंटरी परचेज, ठीक है। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें मुझे मिला ट्रेड डिस्काउंट, क्या मिला? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट क्या, जो नेगोशिएशन में आपको मिल जाता है। अब बंदे ने कहा 5 लाख, आपने कहा नहीं यार 10,000 कम ले लो, उसने कहा ठीक है दिए, ये आ गई आपके पास सर परचेज करते हुए ट्रेड डिस्काउंट। आपने क्या करना है, इन्वेंटरी की वैल्यू में से इसको नेट कर देना है। इन्वेंटरी की वैल्यू में से नेट करने का मतलब इनकम बुक हो गई? नहीं सर, इनकम बुक नहीं हुई, क्यों? इन्वेंटरी की वैल्यू कम हो गई। इन्वेंटरी की वैल्यू क्या हो गई? अब जब इन्वेंटरी बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम बुक होगा, ये सारे का सारा डिस्काउंट का इनकम इफेक्टिवली किस दिन रिकॉर्ड होगा, जब इन्वेंटरी बिकेगी, ठीक है। उससे पहले ये डिस्काउंट इनकम नाम की कोई चीज, अच्छा आपको ट्रेडर ने कहा जल्दी पैसे दे दोगे तो सेटलमेंट डिस्काउंट भी ले लो, आपने उसी जेब से पैसे निकाले दे दिए, उसने कहा जी 15,000 और वेव, ये भी हम क्या करेंगे, इन्वेंटरी की वैल्यू में से माइनस। सर बचपन में तो हमने पढ़ा है कि ये कैश डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट इनकम होता है, वो बचपन के साथ ही दफन हो गया, ठीक है जी, वो बचपन के साथ ही दफन हो गया। 2007 में IS2 और IS16 चेंज हुए थे, कब? 2007 में। 2017 में जाके लोगों को ख्याल आया कि यार पूरी दुनिया जो है वो डिस्काउंट कॉस्ट में से लेस कर देती है, हम इनकम बुक कर रहे हैं। 2019 में ICAP को भी ख्याल आ गया,
यार ये तो गलत कर रहे हैं। तो 2020 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी अब हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सेटलमेंट डिस्काउंट हो चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो, उसकी एक ही ट्रीटमेंट होगी, हम क्या करेंगे उसको कॉस्ट में से लेस खत्म। ठीक है, और ये बिल्कुल जेन्युइन सही तरीका भी। मैं कब से चेंज हुआ 2007 से, जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए। ठीक है, हो गया। बोर्ड में लिखना दोस्त, कोई मसला निकलने का भेज देना। चलो अच्छा अब सुनिए दोस्त, सेटलमेंट डिस्काउंट हो गया। अब जैसे आपने गुड्स परचेज की, आप दुकान से बाहर निकल रहे हैं, बंदा है मुबारक हो, आप हमारे हजारों कस्टमर हैं और आपको हम जो है वो 2% का और डिस्काउंट दे। मैंने कहा वेरी गुड यार, ये क्या जी, ये रिबेट है। क्या ये रिबेट, ये 10,000 का रिबेट और आ गया, ये भी कैसा डिस्काउंट है? अर्ली पेमेंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा जितने भी डिस्काउंट होंगे उनको जनरल नाम देने की क्या चीज रिबेट। ये 5 दिन बाद भी मिल सकता है, ये 15 दिन बाद भी मिल सकता है, ये महीने बाद भी मिल सकता है, लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका मतलब दुनिया का कोई नेचर का डिस्काउंट हम उसको क्या करेंगे, इन्वेंटरी की कॉस्ट में से माइनस करेंगे, पक्का। अच्छा जी, अब और सुनिए दोस्त, हम ये लेके निकले, हमने इसको डाला एक ट्रक पे, ट्रक से हमने जहाज पे डाला, हमने सर इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की से 25,000 रुपये, ऐसा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद सर हमने उतारा इसको, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट भी हमने पे किया। ये इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट क्या जरूरी होता है? क्यों जरूरी होता है ना सर? इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट बाय लॉ जरूरी है। ठीक है जी, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी और बाय एयर, दोनों लॉज में लिखा हुआ है कि जब एक्सपोजर होगा पानी का या हवा का तो आपने इंश्योरेंस करवाना लाजमी, ये लॉ में लिखा। ठीक है जी, आप लोगों को पहले हमें तो पढ़ाया जाता था ये लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया जाता था। ठीक है जी, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया जाता था, आप लोगों के कोर्स में नहीं है ये चीजें। ठीक है जी, तो याद रखना इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट हम इसलिए ऐड करते हैं कि क्या है हमारे लिए सर, ये जरूरी है, ये बाय लॉ जरूरी है। ठीक है जी, हमने सर 5,000 रुपए की इंश्योरेंस करा ली, ऐसा। बहुत सुनना मेरे बच्चों, ये सामान उतरा सर पोर्ट के ऊपर, ये सामान उतरा किसके ऊपर? पोर्ट के ऊपर सामान उतरा। पोर्ट पे सामान उतरा तो उसने कहा जी सेल्स टैक्स। हमने कहा सेल्स टैक्स तो मनुष्य सेल्स करते वक्त होता है ना, ये तो हमने भी खरीदा है। तो उसने कहा जी ये जिससे आपने खरीदा था ना उस सूरत में वो सेल कर रहा था तो टैक्स उसको काटना चाहिए था। चूंकि हमारे मुल्क में आ गए आप तो आप अज्यूम करेंगे आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान से खरीदा, ठीक है, तो आप सेल्स टैक्स पे करें। तो मैंने कहा अगर मैं सेल्स टैक्स पे करूंगा तो मैं इन्हीं गुड्स को जब आगे बेचूंगा तो मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा। सेल्स टैक्स जो बंदा आगे बेच रहा होता है तो अपना पे किया हुआ टैक्स कस्टमर से रिकवर कर लेता है, तो इसका मतलब मैं ये टैक्स पे तो कर रहा हूँ 5,000 रुपए का, लेकिन मैं इवेंचुअली इसको क्या कर लूंगा, रिकवर कर लूंगा। तो उसको मैं इन्वेंटरी की कॉस्ट में डालूं नहीं सर। देखो एक ऐसा खर्चा किसी एसेट की कॉस्ट में ऐड ही ना करें जो आपको बाद में वापस मिल जाए, ये एक रिसीवेबल है, ये पे कॉस्ट नहीं है एसेट की। ठीक है जी, जो आपको पता है मैं पे कर रहा हूँ बाद में मुझे वापस मिल जाएगा तो सेल्स टैक्स रिसीवेबल है। अच्छा फिर उसने कहा जी इनकम टैक्स पे करें। मैंने कहा इनकम टैक्स तो इनकम पे होता है, ये कौन सा टैक्स काट रहे हो? उसने कहा जब इनकम आती है ना तो तुम लोग बगैर तो गायब हो जाते हो, तुम लोग शक्ल भी नहीं दिखाते हो, ऐसे गायब होते हो। मैंने तो इनकम टैक्स मैंने पे किया, तो इनकम टैक्स पे करते वक्त मैंने कहा इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है। उसने कहा पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर इनकम के अलावा सब चीजों पर टैक्स लगता है। ठीक है जी, अभी मैं सुबह घर से निकल रहा था तो एक बंदे ने कहा प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे किया। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो नहीं पे करूंगा। उसने कहा सर आपको पे करना है। मैंने कहा तो लॉजिक के उसूलों के खिलाफ है। मैंने कहा जो भी आपने पे करना है। मैंने कहा मैंने जिस इनकम से ये घर खरीदा है उस पर टैक्स पे कर चुका हूँ, इसका मतलब है एक पैसा जिससे एसेट खरीदा गया उस पर ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है। नाउ दिस इज माय प्रॉपर्टी, तो फिर पे किए टैक्स पेड एसेट के ऊपर मजीद टैक्स क्यों पे करो? उसने कहा ये अच्छा ये आपको पता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्राइम है। इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है ना वो शायद फिरौन के दौर में हजरत मूसा के मानने वालों के साथ भी नहीं हुआ। ये वो काम हो रहे हैं जिनकी मिसालें अल्लाह कुरान में देता है ना, ये उससे बदतर दौर चल रहा है। ठीक है जी, तो मैंने कहा चलो दे देंगे यार, क्या कर सकते हैं, स्टेट से लड़ तो नहीं सकते हो, दे देंगे हम। तो इनकम टैक्स जनरली लगता है टैक्स इनकम के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में दोनों तरफ बेईमानी है, टैक्स लेने वाला भी बेईमान है और देने वाला भी बेईमान है। देने वाला गरीब मोहल्ले में दुकान खोल के बैठ जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कितने रुपए की सेल की, क्या कमाया, तो गवर्नमेंट पाकिस्तान उस पर टैक्स कब लगाती है जब वो चीज खरीद रहा हो, अभी कभी टैक्स। तो जब आप इम्पोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट पाकिस्तान आपसे क्या चार्ज कर रही है, टैक्स चार्ज कर रही है। अच्छा टैक्स हमने जो पे किया इनकम टैक्स, क्या ये हमें वापस मिलेगा? हाँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कहा जब रिटर्न फाइल करने होगे ना तो जो तुम्हारा इनकम पर टैक्स बन रहा होगा भले वो पे नहीं करना, ये अभी हमने मुझसे काट लिया। अब बताएं जो टैक्स कट रहा है क्या ये मुझे वापस मिलेगा? हाँ, बाद में जो टैक्स लायबिलिटी होगी उससे ये एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्स टैक्स रिकवर हो जाता है, इनकम टैक्स एडजस्ट हो जाता है, तो ये भी आपने नहीं लेना। व्हाट इफ के लिखा होता कि इंपोर्ट स्टेज पे पे किया जाने वाला टैक्स फाइनल है, फिर हम इसको अपनी कॉस्ट में ऐड कर देते। ऐसा होता है क्या सर? जितने कमर्शियल ट्रेडर्स हैं अंडर सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 में जितने कमर्शियल ट्रेडर्स हैं जो इंपोर्ट करते हैं वो उसी स्टेज के ऊपर टैक्स पे करते हैं, वो फाइनल होता है। फिर वो मुल्क में उसको जिस रेट में बेचे उनको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है जी, उनका एक ही टैक्स होता है जो डे 1 पे क्या हो जाता है, पे हो जाता है। खैर हम अज्यूम करेंगे इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं ये बाद में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसने कहा जी कस्टम ड्यूटी। मैंने कहा ये एडजस्ट होगा। उसने कहा ये जो कस्टम का सारा ढांचा है, जो सारे ऑफिसर्स करने इनको तुम्हारा बात तनख्वाह देगा, कुछ तो छोड़ दो हमारे पास। तो कस्टम ड्यूटी जो पे करते हैं वो वापस, तो हमने कस्टम ड्यूटी के साथ 15,000 रुपए क्या करने, ऐड कर देने। क्यों ये वापस? फिर उसने कहा जी ऑक्ट्रॉय। मैंने कहा ये क्या जी? उसने कहा ये भी कस्टम ड्यूटी है। तो मैंने कहा एक दफा काट ली दोबारा। उसने कहा सर ये आइटम पाकिस्तान में यूज करने को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगाई है। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सर आपको पता है ना सिगरेट पाकिस्तान में जब आती है तो उसमें नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती बल्कि उसपे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है। जो एक्स्ट्रा ड्यूटी वो क्या कहलाती है? वो ऑक्ट्रॉय कहलाती है। तो ये भी नहीं आप अच्छा अब बताइए जी सारी चीजें मैं पे कर चुका हूं, इधर और भी नाम आ सकते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फलानी ड्यूटी। जो ड्यूटी आप पे कर रहे हो चाहे उसका नाम कुछ भी हो, अगर वो वापस नहीं मिल रही है
तो कॉस्ट में ऐड कर देना। अगर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह रिकवर हो रही है तो उसको कॉस्ट में ऐड ना करना। अच्छा एक चीज और भी है, उसने कहा सर जरा डेमरेज भी दें। मैंने कहा डेमरेज क्या है, 1 मिनट जवाब दे दो। 10,000 रुपए। मैंने कहा डेमरेज क्या जी, उसने कहा जो पोर्ट में सामान पड़ा हुआ था तुम्हारे बाप का पोर्ट है, संभाल के रखा हुआ था, अपने फादर से रखा हुआ था। तो मैंने कहा यार मैं तो असल में फंस गया था डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में, कम थे इधर उधर घूम रहा था। उसने कहा इसीलिए हमने तुमसे डैमेज काटा। डैमेज पेनल्टी होती है, क्या होती है, अपनी इंपोर्ट को नॉर्मल टाइम में क्लियर ना करवाने की पेनल्टी, क्योंकि वो आप अपने वेयर हाउसेस के अंदर ये गुड्स रखते हैं और फिर इस पे क्या चार्ज करते हैं आपसे। तो डैमेज भी कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, नॉर्मल एक्सपेंस जी बेटा पूछो, हो गया। अच्छा डैमेज आ गया जी, ऑक्ट्रॉय आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, सारी चीजें आ गई। सर पहुंच गया जी पोर्ट पे, हमने इसको हैंडलिंग चार्जेस के पे किए, क्या जी हैंडलिंग चार्जेस, सर हमने इसको फैक्ट्री तक ला के गोडाउन में जाके लगवा दिया, इसके 15,000 पे किए। सर मुझे एक बात बताएं, इन समरी कौन कौन सी कॉस्ट ऐड होनी चाहिए, इसकी कोई लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि खर्चा एक दफा करना है, वापस नहीं मिलना, और खर्चा करना जरूरी है। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, आप एक गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान, आपसे सप्लायर कह रहे हैं जी इंपोर्ट करेंगे, शिपिंग भी मैं कर दूं, कौन कह रही है, 20 दिनों में शिपिंग चाहिए तो लाख रुपए की कॉस्ट है, 4 दिन में शिपिंग चाहिए तो 1,15,000 की कॉस्ट है। अब बताओ मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट 1,15 पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये लॉस नहीं है। अगर आपके नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस ऐसी है कि जल्दी के चक्कर में आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं तो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, ये पेनल्टी नहीं है। अपने बिजनेस का फीचर है आपका कि भाई जल्दी चाहिए तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो क्या ये बिजनेस फीचर है, इसमें आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में उसको कैपिटलाइज करेंगे, पेनल्टी को नहीं करेंगे, बस याद है ये पेनल्टी नहीं है, समझ आई, क्योंकि जल्दी मिलना हमारे लिए एक एडवांटेजेस चीज है, उसके अपने पैसे भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा जी। अब वेरी गुड, अगली चीज मैं यही बताना था, मुझे एक बात बताइए एलसी क्या होती है? मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, एलसी नहीं खुलती, अब खत्म हो चुका है, ठीक है। पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास में भी शायद एलसी है, उसका काम 10% होता है, बैंक गारंटी टाइप की चीजें होती है। एलसी है क्या मैं बता देता हूँ, जिस सप्लायर से आप गुड्स खरीद रहे हो ना, उसको आपने देने पैसे, अच्छा एडवांस में तो काम हो नहीं सकता, क्या आप उसको पहले पैसे दे दो और वो बाद में आपको गुड्स, इतने अच्छे तो आप भी नहीं, तो आप क्या करते हो, आप बैंक को कहते हो कि यार आप जामिन बनो कि अगर गुड्स ठीक हुई तो मैं पैसे दे दूंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा बैंक क्या करता है, इसके कमीशन चार्ज करता है आपसे, ये कहलाता है जनाब लेटर ऑफ क्रेडिट चार्ज। मैंने आपको सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म में बताया, एलसी डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बताया कि बैंक आपकी पेमेंट की गारंटी लेता है ताकि सप्लायर आपको गुड्स दे सके, और इस गारंटी के क्या चार्ज करता है, पैसे चार्ज करता है, तो ये एलसी ओपनिंग चार्जेस आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ऐसा है, ये बात समझ आती है। अच्छा सुनो, हम ना इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक आध सवाल करेंगे, ये एग्जाम में नहीं आता, क्या चीज एक्सक्लूड की जाती है, नहीं रखी जाती। ऊपर ही मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, एबनॉर्मल लॉसेस, ये क्या जी एबनॉर्मल लॉसेस, ये डैमेज एक एबनॉर्मल लॉस था, ठीक है जी, कुछ यूनिट्स आपके टूट गए तो आप उनकी जो वैल्यू है आप अलग कर दें, वो एक्सपेंस आउट कर दें। एबनॉर्मल लॉस कभी भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट, और सर दूसरा सर जी एडजस्टेबल, रिफंडेबल और रिकवरेबल टैक्सेस, इन तीनों में फर्क क्या है? एडजस्टेबल टैक्सेस वो है जो आप अपनी लायबिलिटीज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, रिफंडेबल वो है जो आपको टैक्स अथॉरिटीज ही वापस करेंगी, और रिकवरेबल टैक्स वो है जो आपको पे आप गवर्नमेंट पाकिस्तान को कर रहे हो, रिकवर कहीं और से कर लोगे, ठीक है। ये तीनों टैक्सेस आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। और सर क्या हो जी, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये क्या जी, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन सेलिंग एक ही, ये क्या जी सेलिंग एक्सपेंसेस, भाई अब आप इन्वेंट्री बेचोगे तब के खर्चे, हम तो इस वक्त बात करेंगे इसकी इन्वेंट्री को अक्वायर करने की, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज भी नहीं आएगी, ये बात समझ आती है भैया। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अपने जहन में रखनी है, कुछ भी नहीं रखना जहन में, सिर्फ ये रखना जहन में कि वो सारे खर्चे जो जरूरी हैं, ठीक है जी, और इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए आमतौर पे किए जाते हैं, ये मैंने इंक्लूड करने, ठीक है जी। क्या चीज नहीं इंक्लूड करने, सर एबनॉर्मल लॉसेस, रिकवरेबल, एडजस्टेबल, रिफंडेबल टैक्सेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, पक्का जी। आपको मैं एक छोटा सा सवाल दे देता हूँ ताकि आप समझ लो जी। यार मैं तुमसे सामान खरीदा, तुम यूएसए में बैठे हो, तुम मुझे गुड्स बेचोगे पाकिस्तान, पैसे मैंने अभी तक नहीं दिए, ये जानते हुए भी कि मैं मियां चन्नू में बैठा हूँ हैं, अब पूरे पाकिस्तान का बदनाम जमाना अमेजोन का जो है वो मतलब इलाका है, इस इलाके के लोगों के साथ ट्रेडिंग करना ऐसा ही है कि 99% डिफॉल्ट, आप भेजोगे सामान वहां से, नहीं। मैं गया अभी बैंक के पास, मैंने कहा अभी बैंक आप इसको गारंटी हो, अभी बैंक ने आपके बैंकर को गारंटी दी, हाँ जी, ब्लॉक बैंक एलसी वाला कमीशन सप्लायर से भी देगा, वो उसकी मर्जी है, ठीक है जी। पाकिस्तान में दोनों पे करते हैं, सप्लायर भी पे करता है, और तो हमने क्या किया, अभी बैंक में इन्वॉल्व किया, अभी बैंक ने आपके बैंकर को ये कहा कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है जी। अब आप सुकून में आ गए, ठीक है जी, अब आपने मुझे गुड्स भेज दिए, अब मैं पैसे दूंगा आपको, ठीक है जी। अच्छा जो एलसी खुलती है ना, तो अभी बैंक भी पैसे अपने पास रख के एलसी खुलता है, अभी बैंक हमारे मामा का लड़का नहीं है, ठीक है जी, वो देखता है पैसे इसके पास पड़े तब वो एलसी खुलता है, ठीक है जी। डैमरेज रिपीट कर दें यार बेटा, छोटी छोटी चीजों पे देखो टाइम नहीं लगाना। डैमरेज वो किराया है जो आपने पे करना है, अपनी गलती की वजह से स्टॉप देर से जो है वो उठवा रहे हो आप इम्पोर्ट से, कस्टम हाउस से देर से सामान उठवा रहे हो, और आपके सामान पड़ा हुआ था जो उस पर चार्जेस आए पड़े रहने की वजह से, जो स्टोरेज चार्जेस है वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड सर, मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री एकदम आ गई वेयर हाउस में, स्टोरेज उसके बाद ही आएगी,
तो हमने तो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने की कंडीशन रखी है ना, उसके बाद की सारी कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंस आउट होगी। इसमें ये भी ऐड कर लो, चौथी चीज भी ऐड कर लो। ऐसा है जी, ये कॉपी करना है तुम लोगों ने, कर लो, चलो कर लो कर लो। वो इन्वेंट्री में होल्डिंग कॉस्ट आईडी यार मेरी जान एक जगह कर लेता, ये नहीं कॉपी कर भाई, 20 बोर्ड की चीज देखो, हो गया। अच्छा बोर्ड सारी चीजें छोड़ दो। बेटा बिल्कुल चुप हो जाओ। सर मैंने 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी और इस इन्वेंट्री में से मैंने 80 रुपए की इन्वेंट्री बेच दी और 20 रुपए की इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद है, ठीक है, ये मैंने बेच दी। ये कैसा मेरे पास, देखिए बचपन में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक चीज होती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जेब से पैसे निकाल के खर्च करना, जेब से पैसे निकले ये एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जिसका आप बेनिफिट ले लो, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट ले लो वो क्या बन जाता है, एक्सपेंस। वो एक्सपेंडिचर जिसका आपने बेनिफिट अभी लेना है मुस्तकबिल में, वो क्या जनाब आपका एसेट। तो मुझे एक बात बताएं, मैंने सर 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, पैसे जेब से निकाले, ये क्या जी एक्सपेंडिचर। सर मैंने 80 रुपए की इन्वेंट्री बेच दी, ये क्या जी मेरा एक्सपेंस। क्यों, बेनिफिट मिल गया, हमें पैसे मिल गए, इसको बेच के फायदा हो गया हमें। अच्छा, हमें जो पैसे मिले ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो हमें मिले जनाब 125 रुपए, ठीक है। मुझे बताएं मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या है, ये ऐसा एक खर्चा है जिसको मैंने, जिसका अगेंस्ट बेनिफिट मैंने कब रिकॉर्ड करना है, कब लेने, जब मैं फ्यूचर में जाकर इसको बेचूंगा। तो ये क्या जी मेरा एसेट है। मुझे बताएं सर एक्सपेंस कहां जाएगा, वेरी गुड सर, पीएनएल में जाएगा। और एसेट कहां जाएगा सर, ये बैलेंस शीट में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। आपने ये चैप्टर इस नियत से पढ़ना है कि एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस और एसेट में कैसे डिवाइड करें। आपने इस पूरे चैप्टर को किस तरह पढ़ना है कि जो खर्चा हुआ है, जो हमने इन्वेंट्री खरीदी है, इसमें से कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाना चाहिए और कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाना चाहिए। बस आपने पूरे चैप्टर में ये चीज सीखनी। आप बताओ जी, अगर मैं पीएनएल बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊं, तो मैं उसमें क्या दिखाऊंगा, मैं उसमें दिखाऊंगा सेल्स कितने की जनाब 125 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की दिखाऊंगा 80 रुपए। तो सर मेरे पास 70 रुपए का बच जाएगा, 70 कितने 45 मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा। ऐसा अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊं, तो उसमें क्या आएगा मेरे पास, स्टॉक आएगा। स्टॉक कितने का जी 20 रुपए का। आपने अब जितने भी सवाल करने हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उसमें दो ही चीजें सीखनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। आपसे एग्जाम में हर सवाल में यही दो चीजें मांगी कि बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है और बताएं सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है जी। बड़े हमारे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये तो कॉस्टिंग का वो चैप्टर है जो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। हम तो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इसकी एग्जाम फ्रीक्वेंसी 0 है, अब बढ़ गई है, तो आपको पढ़ाना चाहिए नहीं। जब मैं आपको ये पढ़ाना शुरू करता ना, आपको लगता है कॉस्टिंग बहुत आसान है। मैंने आपको ऊपर पार्ट्स फेंका, ब्रेक इवन, हड्डियां मजबूत हो गई आप, नहीं प्योर कॉस्टिंग का टॉपिक नहीं। तो इसमें फर्क देखिए ना, वो तो आगे टॉपिक भी यार है, इसमें क्या फर्क है। मॉक 3 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल है। ये इजी लग रहा है थोड़ा, ये इजी है, प्रॉब्लम आपको जहाँ भी आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, लेबर कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग और ब्रेक इवन। हर मॉक में 2 चैप्टर्स में से डालूंगा जो थोड़े नए नेचर के होंगे, जो छोटे चैप्टर्स होंगे, 3 बड़े चैप्टर्स। अब आगे रेशियो 3 कर 3 बड़े चैप्टर्स 3 छोटे चैप्टर। यार ये FR1 का पुराने जमाने का एक सवाल है, देख लेना, थोड़ी बहुत वैल्यूज में चेंज की है इसमें। क्या मांगा है इसने क्लोजिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट मांगी है। इसको तो ऐसे ही कर लो यार। मुझे बताओ सर ये 7,80,000 है, मैं इसका 95% ले लूं, कितना 741,000 सीधा सीधा। अच्छा जी, ट्रांजिट इंश्योरेंस आएगा, यस सर आएगा। सर एलसी चार्जेस, यस सर आएंगे, जरूरी है। सर ट्रांसपोर्टेशन टू गोडाउन, यस सर आएगा। सर क्लियरिंग चार्जेस बिल्कुल आएंगे सर। फायर इंश्योरेंस नहीं सर, ये स्टॉक, खड़े स्टॉक की फायर इंश्योरेंस होती है, जब स्टॉक आ जाएगा उसके बाद ही पे होना। फिर फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा नाम है। फिर जी गोडाउन रेंट पर मंथ, नहीं सर। स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी, सेल्स टैक्स रिफंडेबल, नहीं सर। अब बताएं मेरे पास सर टोटल कितना होता है 9। अब बताएं जी, वो कह रहा है हमने 950,000 रुपीज का खर्चा किया है और हमने 19,000 यूनिट्स खरीदे, 19,000। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 19,000 से, तो मुझे बताएं कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी 50। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस 19,000 यूनिट्स में से
हमने 2100 यूनिट अपने पास रखे हैं, बाकी हमने कितने बेच दिए? 19,000 में से 2100 काटो, ये हमने बेच दिए। तो 16,900 अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। और सर अगर 2100 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ऐसा कितना देखें ये दोनों, ये कितना है? अच्छा ये 8,45,000 है और ये 1,00,000। आपसे एग्जाम में यही दोनों फिगर्स मांग लेता हूँ, पक्का जी? ये कॉपी कर लेते, शाबाश, फौरन फौरन, जल्दी जल्दी, शाबाश 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 मेरे बच्चों। और सर ये हमारा ड्राइवर है।